अमेरिका के इंडियाना में पार्टी के दौरान फायरिंग में 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। बड़ी बात यह कि इससे पहले शिकागो में 6 लोगों की मौत हुई थी। ये रिपोर्ट आप देखिए। अमेरिका में लगातार फायरिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। अमेरिका में एक बार फिर शूटआउट से हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक इस बार इंडियाना के गैरी सिटी में एक पार्टी के दौरान गोलीबारी हुई है। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी भी हुए हैं। स्थानीय पुलिस के मुताबिक हॉलीडे पार्टी के दौरान फायरिंग की घटना हुई। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। इससे पहले गैरी में 13 जून को भी गोलीबारी हुई थी, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी। अमेरिका में 24 घंटे के भीतर 3 जगह पर फायरिंग की घटना हुई है। इंडियाना में गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हुई, जबकि पेंसिल्वेनिया में गोलीबारी से हड़कंप मच गया। इससे पहले शिकागो में गोलीबारी की घटना में 6 लोगों की मौत हुई थी। अमेरिका के इंडियाना के गैरी में फायरिंग की घटना में 3 लोगों की जान गई है। वहीं पेंसिल्वेनिया में आजादी के जश्न के दौरान भी शूटआउट की घटना सामने आई है। यहाँ एक तरफ आतिशबाजी हो रही थी, तभी अचानक भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। बताया जा रहा है कि पार्क वे वेलकम में भारी भीड़ की वजह से सुरक्षा कर्मी लोगों को इधर उधर हटा रहे थे, तभी अचानक 2 पुलिस वालों को गोली मार दी गई। तो 24 घंटे के अंदर फायरिंग के 3 मामले सामने आने से अमेरिका दहल उठा के, हालांकि तीनों ही मामलों में जांच जारी है। इसके अलावा आम जनता को महंगाई का झटका एक बार फिर से लगा के दरअसल आज से रसोई गैस महंगी हो गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। देखिए, आम जनता को महंगाई का बड़ा झटका लगा है और आज से रसोई गैस महंगी हो गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा हुआ है। बढ़े हुए दाम आज से लागू हो गए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर 1053 रुपए प्रति सिलेंडर के रेट पर मिलेगा। 5 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं और इसमें 18 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। तो वहीं 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 8 किलो 50 रुपए की कटौती की गई है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में इससे पहले 1 जुलाई को भी दाम घटाए गए थे। 198 रुपए की कटौती हुई थी। इस कटौती के बाद कई शहरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 198 रुपए तक सस्ता हो गया था। आज एक बार फिर से इसमें 8 रुपए 50 पैसे की कटौती की गई है, जिसके बाद नए सस्ते दाम अब दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 2012 रुपए इससे ज्यादा हो गए हैं और कोलकाता में 2132 रुपए, तो मुंबई में 1975 रुपए से ज्यादा हो गए हैं। पिछले 1 साल में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम दिल्ली में 200 रुपए प्रति सिलेंडर से ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा होने से आमजन पर सीधा असर इसका पड़ रहा है, खासतौर पर लोगों की रसोई पर और रसोई की बजट पर इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,159 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 28 लोगों की मौत भी हो गई है। और क्या कुछ स्थिति है कोरोना को लेकर पूरे देश में, 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। बीते दिन के मुकाबले कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,159 नए मामले दर्ज हुए हैं। वहीं इस दौरान 28 मरीजों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के बाद अब देश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,15,212 हो गई है। वहीं रोजाना पॉजिटिविटी रेट 3.56% हो गया है। इस दौरान 15,394 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। मंगलवार के आंकड़ों को देखें तो देश में 13,084 मामले दर्ज हुए थे, जो आज के मुकाबले कम हैं। वहीं इस दौरान 24 लोगों की मौत हुई थी। कोरोना मामलों के कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में अब तक 4,35,47,809 लोग इस महामारी से संक्रमित हुए, जबकि 5,25,270 लोगों की मौत हुई। रिकवरी के आंकड़ों को देखें तो ये आंकड़ा 4,29,07,327 तक पहुंच गया है। वहीं देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। तो कोरोना से हालांकि काफी दिनों तक राहत भी मिली, लेकिन लगातार बढ़ रहे मामलों से ये संदेश साफ मिलता है कि कोरोना अभी गया नहीं है। सावधान रहिए, कोरोना के नियमों का पालन जरूर करें। इसके साथ ही अग्निपथ योजना को लेकर सरकार बेहद मुस्तैद नजर आ रही है। इसी सिलसिले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार बैठक कर रही है। एक और बैठक करने जा रही है, जिसमें विपक्ष के सांसद भी शामिल होंगे। अग्निपथ योजना को लेकर सड़कों पर छात्रों का बवाल भले ही थम गया, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम सत्ता विरोधी पार्टियां इसका लगातार विरोध अब भी कर रही हैं। विपक्ष के तेवर को देखते हुए 18 जुलाई से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र में इस मुद्दे पर संसद में भी हंगामा होने के पूरे आसार हैं। हालांकि मानसून सेशन शुरू होने से पहले ही इस मुद्दे पर सरकार विपक्ष के सवालों से रूबरू होने जा रही है। 8 जुलाई को रक्षा मंत्रालय से जुड़ी परामर्शदात्री समिति की बैठक बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक का एजेंडा अग्निपथ योजना को रखा गया है।
माना यह भी जा रहा है कि बैठक में रक्षा मंत्रालय की ओर से सांसदों को अग्निपथ योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष उस मंत्रालय के संबंधित मंत्री ही होते हैं। इस समिति में फिलहाल सदस्य के तौर पर लोकसभा के 13 और राज्यसभा के 7 सांसद शामिल किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय से जुड़ी इस समिति में विपक्ष के कई वरिष्ठ नेता सदस्य के तौर पर शामिल हुए हैं। तो अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं ने हालांकि प्रदर्शन किया। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। इसी कड़ी में महत्वपूर्ण बैठक रक्षा मंत्री की ओर से 8 जुलाई को बुलाई गई है। वहीं हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने का मामला सामने आया। बादल फटने से कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। देखिए। हिमाचल के कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में सुबह 5 बजे के करीब बादल फट गया है। बादल फटने से कई घरों और कैंपिंग साइट्स को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार कुल्लू में रात से ही बारिश हो रही थी। ऐसे में सुबह के समय बादल फट गया, जिसमें अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बता दें कि बादल फटने के कारण नाले के साथ लगते घरों को भी खासा नुकसान हुआ है। चोला नाला पार्वती नदी से जुड़ा हुआ है। बादल फटने से गांव की ओर जाने वाले एकमात्र पुल इसकी चपेट में आ गया है। वहीं सूचना मिलने पर प्रशासन और आपदा प्रबंधन ने अपनी टीमों को मौके के लिए रवाना किया। बादल फटने से मणिकर्ण में पार्वती नदी में बाढ़ आ गई, जिससे भारी नुकसान हुआ है। नदी अभी भी उफान पर है। बता दें कि प्रशासन ये जानकारी जुटा रहा है कि कैंपिंग साइट में कितने पर्यटक ठहरे हुए थे। प्रशासन की तरफ से अभी पर्यटकों की कोई जानकारी नहीं मिली है। पंचायत प्रधान ने 4 लोगों के लापता होने की जानकारी दी है और प्रशासन ने बताया कि राहत और बचाव कार्य जारी है। तो मानसून के आने से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, मौसम सुहाना हुआ है, सैलानी पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं, तो मानसून अपने साथ साथ आफत भी लेकर आया है और खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में आफत अधिक देखी जा रही है। वहीं वेस्टइंडीज दौरे के लिए बीसीसीआई ने वनडे सीरीज के लिए 16 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। 3 वनडे मैचेज के लिए शिखर धवन को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। साथ ही रविंद्र जडेजा उप कप्तान रहेंगे। देखिए। इंग्लैंड दौरे के बाद भारतीय टीम वेस्टइंडीज का दौरा करेगी। इस दौरे पर दोनों टीमों के बीच 3 वनडे मैच और 5 T20 मुकाबले खेले जाएंगे। बीसीसीआई ने वनडे टीम के लिए 16 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। 3 वनडे मैचों के लिए शिखर धवन को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा उप कप्तान के तौर पर नजर आएंगे। इसके अलावा टीम में ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर को बल्लेबाज के तौर पर शामिल किया गया है। साथ ही ईशान किशन और संजू सैमसन को विकेट कीपर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर, यजुवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह को गेंदबाजी के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। कुल मिलाकर इस टीम की बात करें तो यजुवेंद्र चहल और अक्षर पटेल स्पिनर के तौर पर टीम में हैं। वहीं उप कप्तान रविंद्र जडेजा भी एक स्पिनर ही हैं। तेज गेंदबाजी का जिम्मा शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, आवेश खान और प्रसिद्ध कृष्णा के अलावा मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह के ऊपर रहेगा। आपको बता दें, हाल ही में भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर पहुंची है। तो शिखर धवन को पार्टी कप्तान की दरअसल ये जिम्मेदारी दी गई है। क्रिकेट टीम के प्रदर्शन पर और वेस्टइंडीज के दौरे पर भारतीय क्रिकेट फैंस की नजर बनी रहेगी। इसके अलावा कुलगांव में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कुलगांव में लाइव एनकाउंटर के दौरान 2 आतंकियों ने सरेंडर किया। ये देखिए 1 मिनट में। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। दक्षिण कश्मीर के कुलगांव में लाइव एनकाउंटर के दौरान 2 आतंकियों ने आत्मसमर्पण किया, जिन्हें हाल ही में लश्कर फ्रंट TRF ग्रुप में भर्ती किया गया था। ऐसा 2 साल से भी ज्यादा समय बाद हुआ जब किसी लाइव मुठभेड़ के दौरान आतंकियों ने आत्मसमर्पण किया हो। फिलहाल आतंकियों के आत्मसमर्पण करने के बाद सुरक्षा बलों ने उनके माता पिता से भी मदद ली। SSP कुलगांव डॉक्टर संदीप चौधरी के मुताबिक कुलगांव के गांव हदी गांव में अज्ञात आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में एक विशेष इनपुट के आधार पर ऑपरेशन शुरू किया गया। भारतीय सेना और JKP की ओर से मंगलवार रात करीब 11:30 बजे इलाके में एक संयुक्त घेरा और तलाशी अभियान शुरू किया गया। बुधवार तड़के करीब 2:30 बजे संदिग्ध घरों की तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों पर गोलियां चला दी गई, जिसमें मुठभेड़ हो गई। आखिर में सुबह जब माता पिता और सुरक्षा बलों की ओर से बार-बार आत्मसमर्पण की अपील की गई तो दोनों आतंकवादियों ने सुबह हथियार डालकर आखिरकार आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में दोनों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जबकि उनके कब्जे से कुछ हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। पकड़े गए दोनों आतंकियों को कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने और सुरक्षा जांच के बाद संबंधित परिवारों को सौंप दिया जाएगा। तो घाटी में आतंक के खिलाफ भारतीय सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है और इसी कड़ी में 2 आतंकियों ने सरेंडर किया कि बड़ी कामयाबी हासिल की गई। इसके अलावा रेसलिंग खिलाड़ी शुभम का शव उनके ससुराल में मिलने से सनसनी फैल गई है। शुभम के परिजनों ने मामले में ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए थे। क्या कि पूरा मामला 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
इंटरनेशनल रेसलिंग खिलाड़ी शुभम, जिसने न सिर्फ अपने नाम का परचम हरियाणा बल्कि देश से लेकर विदेशों में फहराया। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट प्रोफेशनल रेसलिंग के पहलवान राव पृथ्वी सिंह उर्फ शुभम का शव दिल्ली में उसके ससुराल में पाया गया। ससुराल पक्ष की माने तो शुभम की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हुई है। वहीं परिजनों के आरोप है कि ससुराल पक्ष ने शुभम की हत्या की। आपको बता दें, शुभम और उसकी पत्नी के बीच कुछ समय से अनबन चल रही थी। दोनों के बीच चल रही अनबन के बाद पत्नी अपने मायके चली गई। मौत से 24 घंटे पहले शुभम अपनी बच्ची से मिलने के लिए अपने ससुराल निकला था, लेकिन अब उसकी मौत की खबर सामने आई है। रोज कल घर से बता के गया था कि मैं ससुराल बेटी से मिलने जा रहा हूँ। तो वहाँ जाने के बाद अब 5-7 दिनों से उन मर्दवीरों में दोनों में थोड़ा झगड़ा चल रहा था। तो अपनी बेटी को मिलने के लिए गया था, बेटी को उन्होंने मिलाया नहीं। फिर उनका झगड़ा हुआ वहाँ, और उसमें उन्होंने वहाँ पॉइजन खिला दिया। तो परिजनों की ओर से ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले में जांच पड़ताल जारी है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर मध्य प्रदेश में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने फिल्म काली के संदर्भ में देवी काली को लेकर विवादित बयान दिया था। देखिए। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर मध्य प्रदेश में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। उन्होंने फिल्म काली के संदर्भ में देवी काली को लेकर विवादित बयान दिया था। उनके अपने बयान से उनकी पार्टी ने ही किनारा कर लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, महुआ मोइत्रा के बयान से हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर राजधानी भोपाल में आईपीसी की धारा 295A के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये धारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए लगाई जाती है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी भोपाल में फिल्म निर्माता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही थी। महुआ मोइत्रा ने कहा था कि मेरे लिए काली एक मांस खाने वाली और शराब स्वीकार करने वाली देवी है, और आप तारापीठ जाएंगे तो पाएंगे कि साधु स्मोकिंग कर रहे हैं। काली की पूजा करने वाले आपको अलग अलग मिलेंगे। हिंदू धर्म के भीतर काली को उपासक के तौर पर मुझे अधिकार है कि मैं अपनी देवी की कल्पना अपने हिसाब से कर सकूं। और इसी को लेकर महुआ मोइत्रा पर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही पूरे देश में बीजेपी अब टीएमसी और महुआ मोइत्रा पर हमलावर है। तो सांसद मोइत्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पोस्टर आने के बाद लगातार सियासत इस मामले में जारी है। वहीं यमुनानगर की बात करें, खनन ठेकेदारों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रशासन ने बरसाती सीजन के चलते खनन के कार्य पर रोक लगाई थी, लेकिन ठेकेदार के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। बरसाती सीजन के चलते प्रशासन इन दिनों अलर्ट मोड पर है और लोगों से नदियों नालों से दूरी बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन यमुना नदी में खनन ठेकेदार जमकर नियमों को ताक पर रख रहे हैं और खनन का कार्य कर रहे हैं। यमुना नदी से सटे जठलाना और गुमथला क्षेत्र के कुछ खनन घाटों पर ठेकेदार यमुना नदी की प्राकृतिक जलधारा को प्रभावित कर नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं अब इस मामले को लेकर गांव गुमथला निवासी एडवोकेट वरियाम सिंह ने आरोप लगाया कि अवैध खनन का खेल बिना प्रशासन के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही इस पर रोक नहीं लगाई गई तो यमुना नदी से सटे कई गांव के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा सकता है। इसलिए अवैध खनन और ओवरलोड की सीबीआई जांच की जाए। गुमथला जठराना क्षेत्र में यमुना नदी के अंदर आप अगर जाएं तो सैकड़ों की संख्या में अंदर प्राकृतिक धरा को मोड़ने के लिए बांध बनाए गए हैं और बड़ी बड़ी चट्टानें, रेत के पहाड़ अंदर जो खनन माफिया द्वारा खोदे गए थे वो अंदर आज भी मौजूद हैं। तो ठेकेदारों की लापरवाही स्थानीय लोगों पर भारी पड़ सकती है, लेकिन मामला सामने आ चुका है, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। क्या कुछ कार्रवाई की जाती है ये भी देखना होगा। इसके साथ ही फतेहाबाद में बिजली निगम के एससी के उदासीन रवैये के खिलाफ बिजली कर्मचारियों की ओर से रोष प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि बार बार आग्रह किए जाने के बावजूद भी बिजली निगम के एससी सुनवाई नहीं कर रहे। फतेहाबाद में बिजली कर्मचारियों के समस्याओं के समाधान और मांगों के प्रति एसई फतेहाबाद के उदासीन रवैये के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिजली कर्मचारियों ने ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के आह्वान पर रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अध्यक्षता सर्कल सचिव भूप सिंह बंडोलावाली ने की और संचालन यूनिट सचिव रामनिवास शर्मा ने किया। इस दौरान बिजली कर्मचारियों ने एसई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और समस्याओं का समाधान न करने पर आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि एसई फतेहाबाद को कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर यूनियन की ओर से 20 मई को मांग पत्र दिया गया था, लेकिन एसई ने कर्मचारियों की समस्याओं पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इस बारे में यूनियन ने एसई को पत्राचार के माध्यम से बार बार अवगत करवाया है।
लेकिन कोई कार्रवाई न होने से कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सर्कल के अधीन सभी बिजली घरों में स्टाफ की भारी कमी है और कर्मचारी धान के सीजन के चलते कार्य की अधिकता के कारण मानसिक दबाव में है। तो अपनी मांगों और शिकायतों को लेकर कर्मचारियों की ओर से रोष प्रकट किया गया है, प्रदर्शन किया गया। वहीं गुरुग्राम की बात करें तो सोहना इलाके में सीएम फ्लाइंग और ड्रग्स विभाग की टीम ने दबिश दी। एक मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है। देखिए, गुरुग्राम के सोहना क्षेत्र में सीएम फ्लाइंग और ड्रग्स विभाग की टीम ने छापेमारी कर एक मेडिकल स्टोर से प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की और मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया। ये काफ़ी दिनों से हमें गुप्त सूचना मिल रही थी कि सोहना में मेडिकल स्टोर हैं कुछ जो कि अवैध तौर पे एमटीपी किट बेच रहे हैं, जो कि इलीगल अपोर्शन में काम आती है तथा नशे में इस्तेमाल होने वाले दवाइयाँ भी बेच रहे हैं। जिला ड्रग्स एवं कंट्रोल अधिकारी और नारकोटिक्स विभाग की संयुक्त टीम ने मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम के साथ सोहना लक्ष्मी मेडिकल स्टोर पर छापेमारी करते हुए नशीली और गर्भपात की दवाइयां बरामद की। स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से चलाई गई छापेमारी की सूचना के बाद सोहना के सभी मेडिकल स्टोरों पर हड़कंप मच गया, जिसके बाद शहर के सभी मेडिकल स्टोर संचालक अपने अपने मेडिकल स्टोरों को बंद करके फरार हो गए। गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम, खबरें अभी तक। तो सीएम फ्लाइंग की टीम इन दिनों हरियाणा में काफी एक्टिव है और इसी कड़ी में गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग और ड्रग्स विभाग की टीम की ओर से दबिश दी गई, ये कार्रवाई की गई। साथ ही मानेसर में सन के आशिक को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया है। सन के आशिक ने एक तरफा प्यार में लड़की को गोली मारी थी। गनीमत ये रही कि लड़की की जान बच गई। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक तरफा प्यार में चोर आशिक ने एक युवती पर गोली चला दी और वहां से फरार हो गया। घटना गुरुग्राम के मानेसर सेक्टर 7 की है। 25 जून की बात है, जब वो लड़की कंपनी से अपने घर जा रही थी तभी इस सन की आशिक ने उस पर गोली चला दी। गनीमत ये रही कि गोली लड़की के गले से छूते हुए निकली। आनन फानन में लड़की को स्थानीय लोगों ने गुरुग्राम के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया था, जिससे लड़की की जान बच गई। इसको हमने 2 तारीख को गिरफ्तार किया। हमारी सेक्टर 17 क्राइम ब्रांच के इंचार्ज इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए इससे जिस वेपन से इसने फायर किया था वो वेपन हमने बरामद कर लिया है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने इससे फिर आशिक को गिरफ्तार कर लिया है और सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आशिक के पास से अवैध हथियार कहां से आया, और इसी बात की जांच पुलिस कर रही है। गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम, खबरें अभी तक। तो एक तरफा प्यार से जुड़ा ही मामला सामने आया था। बेटियों की सुरक्षा को लेकर भी उस वक्त सवाल उठे थे। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में जांच पड़ताल जारी। वहीं प्रदेश में लगातार हो रही बरसात के चलते प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आया है। करनाल में पानी की निकासी को लेकर प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसकी जानकारी करनाल से डीसी अनीश यादव की ओर से दी गई। देखिए, देश के कई हिस्सों में इस समय नदियां उफान पर है और कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति बन गई है। ऐसे में करनाल में हालात बारिश के चलते ना बिगड़े, इसी को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। करनाल प्रशासन की ओर से पानी की निकासी को लेकर पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं, ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस बात की जानकारी करनाल के उपायुक्त अनीश यादव ने दी है। उन्होंने कहा कि तमाम संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। अगर बाढ़ आने जैसे हालात पैदा हुए तो प्रशासन हर तरह से सक्षम है। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन की पूरी तैयारी है। चाहे यमुना से सटे हुए गाँव, वहाँ पे हमारा जो इरीगेशन महकमा है उनके द्वारा जो भी फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स के तहत में जो भी काम कंप्लीट होने थे, चाहे वो। दरअसल मौसम विभाग ने हरियाणा के कई जिलों में 6 और 7 जुलाई को भारी बरसात की चेतावनी जारी की थी। ऐसे में एक और जहां लोगों की टेंशन बढ़ गई है, तो वहीं प्रशासन भी एक्टिव मोड में है। हिमांशु नारंग, करनाल, खबरें अभी तक। तो खराब मौसम से जुड़े पूर्वानुमान को लेकर करनाल में क्या और कितनी तैयारी है, इस रिपोर्ट में आपने देखा। इसके अलावा अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि मरीजों को गंभीर हालत में देखते हुए एम्बुलेंस संचालक मरीजों के परिजनों को बातों में उलझाकर बरगलाने की कोशिश करते हैं, ताकि मरीज उनके अनुसार अस्पताल में भर्ती किए जा सके। एम्बुलेंस संचालकों को फायदा इससे पहुंचे। फरीदाबाद से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। क्या कुछ है पूरा मामला, 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में सरकारी एम्बुलेंस चालकों और निजी अस्पताल संचालकों की मिलीभगत का मामला सामने आया। बता दें कि सरकारी एम्बुलेंस चालक निजी अस्पताल संचालकों के साथ मिलीभगत कर सरकारी अस्पताल से दिल्ली रेफर होने वाले मरीजों को कमीशन के लालच में आसपास के निजी अस्पताल में भर्ती कर मोटा कमीशन वसूल रहे हैं। इस मामले में जब सिविल सर्जन फरीदाबाद डॉक्टर विनय गुप्ता से बात करने का प्रयास किया गया,
तो उन्होंने कैमरे पर आकर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स को देख लीजिए। दरअसल युवक की स्विमिंग पूल में डूबने के बाद हालत गंभीर हो गई। डॉक्टर्स ने युवक को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में इलाज के लिए रेफर किया, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त सरकारी एम्बुलेंस चालक और उसके साथ बैठे ईएमटी ने उन्हें सरकारी अस्पताल से निकलते ही डराना और बरगलाना शुरू कर दिया और उन्हें उनके बेटे की ज्यादा हालत बिगड़ने की बात कहकर निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया। सरकारी एम्बुलेंस चालकों की मिलीभगत का ये कोई पहला मामला सामने नहीं आया। तो वाकई इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं जो कि वाकई बेहद गंभीर भी हैं। हालांकि मामले सामने आने के बाद अब क्या एक्शन लिया जाता है आपके देखना ये भी बेहद दिलचस्प रहेगा। इसके साथ ही चाइनीज मांझे के कारण देश भर में आज तक कई हादसे सामने आए हैं। बावजूद इसके चाइनीज मांझे से होने वाले हादसों से कोई सबक नहीं लिया जा रहा। ताजा मामला रेवाड़ी से सामने आया। हरियाली तीज का त्योहार नजदीक आते ही रेवाड़ी के बाजार रंग बिरंगी पतंगों और मांझे से सज गए। इन सब के बीच बाजारों में चाइनीज मांझे का भी बहुत अधिक बोलबाला है। पतंग विक्रेताओं में अधिकांश चाइनीज मांझा की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है, लेकिन पुलिस और प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं, या फिर यूँ कहें कि जानबूझकर अनजान बना हुआ है। हर साल चाइनीज मांझा से कई लोग घायल हो जाते हैं, यहाँ तक कि मौत भी हो जाती है। इसके अलावा आकाश में उड़ने वाली पतंग और चाइनीज रील से भी पक्षी जख्मी हो जाते हैं और मांझे में उलझकर उनकी मौत हो जाती है। इसी शिकायत को लेकर पतंग विक्रेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल पुलिस प्रशासन से मुलाकात कर चुका है, जिसमें प्रशासन की ओर से कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया गया। बता दें कि साल 2021 में रेवाड़ी जिले से 47 केस चाइनीज मांझे के कारण सामने आए थे। उस दौरान तत्कालीन डीसी ने कार्रवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी थी। बावजूद इसके कई पतंग विक्रेताओं ने मनमानी करते हुए खूब चाइनीज मांझा बेचा। तो इससे पहले भी चाइनीज मांझे से जुड़े कई हादसे सामने आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी धड़ल्ले से चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है। शायद प्रशासन किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात होगी करनाल की। करनाल के महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में युवाओं और किसानों को ड्रोन से स्प्रे करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद पायलट का लाइसेंस भी दिया जाएगा। देखिए करनाल में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने कहा कि बागवानी विश्वविद्यालय आयोटेक वर्ल्ड नामक कंपनी जो कि ड्रोन बनाती है, उनके साथ एक MOU साइन कर चुका है। इसके तहत किसानों युवाओं को ट्रेनिंग देकर पायलट का लाइसेंस दिया जाएगा। MHU किसानों युवाओं को खेती में इस्तेमाल के लिए ट्रेनिंग देकर पायलट का लाइसेंस देने वाली प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है। नई टेक्नोलॉजी में ड्रोन महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे न केवल स्प्रे ठीक ढंग से हो पाएगा, बल्कि इससे पेस्टिसाइड की भी बचत होती है। ये भी कहा गया कि हमें इस पर स्टडी करना पड़ेगा। पेस्टिसाइड की मात्रा कितनी होगी, कितनी ऊंचाई पर इसे उड़ा सकते हैं, कितनी इसकी हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा भी MHU ड्रोन पर सभी प्रकार की स्टडी के साथ साथ किसानों को ड्रोन की खेती में किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है, इन सब की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद खेती के उपयोग के लिए ड्रोन चलाने के पायलट का लाइसेंस भी दिया जाएगा। ट्रेनिंग 5 से 6 दिन की होगी। अगले महीने से MHU ट्रेनिंग शुरू कर देगा। चलो इसी के साथ 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।